नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 12वीं कक्षा के लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दूसरे सत्र के लिए यानी सेकंड टर्म के लिए आया है, उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इसके जैसे हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में चर्चा की थी कि ये 2 घंटे का पेपर होगा, 40 नंबर का प्रश्न पत्र है और इसके 2 पार्ट हैं। तो पहले इसमें कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 पार्ट में ये बटा हुआ है। तो इसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से 3 शीर्षक दिए गए हैं और जिसमें से किसी एक शीर्षक पर आपको 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है। यानी इसमें अप्रत्याशित लेखन जो आपको बताया था 150 शब्दों में लिखना है। तो ये सभी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। पहला है बारिश की वह सुबह, मेरे बगीचे में खिला फूल और विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। उसके बाद 2 पत्र हैं। जैसे पहला पत्र है, आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये पत्र आपको लिखना है। उसके बाद इसी में अथवा में दूसरा पत्र है, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये है कि आप निवासी हैं कल्याण संघ यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपका नाम है मुकेश भद्रप्पा। तो नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपने क्षेत्र के विकास के समुचित विकास के लिए 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। तो ये भी आप अपने नोटबुक में करेंगे दोनों पत्र। उसके बाद प्रश्नों की चर्चा हम कर रहे हैं। तीसरे उसमें प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है? तो इसका उत्तर होगा कि कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का एक महत्वपूर्ण स्थान है और पात्रों का चरित्र चित्रण करके ही कहानीकार कहानी को आगे बढ़ाता है। हर पात्र का अपना स्वभाव होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण की अभिरुचियों के पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों की अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियां होती हैं। इन्हें ध्यान में रखकर ही कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करता है। चरित्र चित्रण का सरल तरीका यह है कि लेखक पात्रों की विशेषताओं का बखान स्वयं करता है। जैसे श्री अनंत राम शर्मा बहुत परोपकारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इलाके के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। पात्रों के काम के द्वारा भी उनका चरित्र चित्रण हो जाता है। उनके स्वभाव और रूप का वर्णन भी किया जाता है। दूसरे पात्रों के माध्यम से कई बार कहानीकार किसी अन्य पात्र का चरित्र चित्रण करवाता है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न है, नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें आप बताएंगे, नाटक हिंदी साहित्य की एक विद्या है और यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है। जब नाटक का मंचन होता है तब जाकर कहीं उसमें संपूर्णता आती है। नाटक को 3 या उससे अधिक अंकों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंक दृश्यों में विभाजित होता है। नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव रूप से किया जाता है। अब नाटक और कहानी में अंतर। कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है और नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, श्रोता, दर्शक तथा अन्य लोगों से जुड़ता है। कहानी को पढ़ा या सुना जा सकता है, जबकि नाटक को देखा जाता है। इसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, अभिनय और संगीत आदि का समावेश होता है। अब उसके बाद आप देखेंगे
तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित कीजिए। तो इसमें आप बताएंगे कि समय का बंधन नाटक की रचना प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव डालता है। इसलिए यह निश्चित किया जाता है कि नाटक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरा हो जाना चाहिए। यानी नाटक को पूरा होने के लिए जो उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है उसी के अंदर वो पूरा हो जाना चाहिए। नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है, भले ही वह भूतकाल या भविष्यकाल की रचनाओं पर आधारित हो। काल चाहे कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में अर्थात एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, उपन्यास या कविता को पढ़ते या सुनते हुए हम बीच में रुक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा करना संभव नहीं है। नाटककार को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि दर्शक कितनी देर तक किसी घटना को घटित होते देख सकते हैं। नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। यही समय का बंधन कहलाता है। इसमें दूसरा प्रश्न है, कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु उसका कथानक होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है, पर इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कथानक, इंग्लिश में से प्लॉट कहते हैं, PLOT, कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। यह लगभग उसी प्रकार का होता है जैसे किसी मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। कभी कभी कहानीकार के हाथ में कथानक का एक सूत्र आ जाता है, फिर यह उसे विस्तार देने में जुट जाता है। यह विस्तार कल्पना के आधार पर भी किया जा सकता है। प्राय कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक में इसके तत्व भी रहते हैं, इससे कहानी रोचक बनी रहती है। कथानक की पूर्णता की शर्त भी यही होती है कि कहानी को नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही कहानी समाप्त हो। अब उसके बाद चौथा प्रश्न जो है, इनके उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस संदर्भ में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पत्रकारिता और साहित्य लेखन में अंतर है। पत्रकारीय लेखन अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठक की रुचियों को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला लेखन है। इसके विपरीत साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। कविता, कहानी, उपन्यास साहित्यिक लेखन है। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल, सहज और रोचक होती है। इसी में दूसरा प्रश्न है कि पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार को कैसे लिखा जाता है? तो इसका उत्तर में आप बताएंगे कि पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की शैली को उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद
के पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है तब तक समाचार समाप्त नहीं हो जाता। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है। बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना संवाददाता के लिए जरूरी है। एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए इसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, स्तंभ लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो कहते हैं, विचारपरक लेखन का ही एक प्रमुख रूप है स्तंभ लेखन। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। तो यह पहला हिस्सा था जिसमें कि आपका हमने बताया अप्रत्याशित लेखन, पत्र और ये व्यक्ति माध्यम के प्रश्न आएंगे। दूसरा पार्ट जो कि आपके पाठ्य पुस्तकों और जो दूसरी पुस्तक है यानी अंतरा और अंतराल से लिए गए हैं। अब हम इसका 5वां प्रश्न आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। 5वां प्रश्न जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक काव्यांश है। कहते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो इसका पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखिए। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, एहिते अधिक कहो मैं कहा। तो इसका हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसका भाव सौंदर्य बता रहे हैं। पहले कि इस चौपाई में तुलसीदास ने भरत की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। जब वह मुनि वशिष्ठ के अनुरोध पर अपने मन की बात कहने के लिए श्री राम के सामने खड़े होते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है। इससे भरत की भावुकता का ज्ञान होता है। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। उनके मुंह से बोल निकलने बड़े कठिन प्रतीत हो रहे हैं, फिर भी वह बोलते हैं कि मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। मुनि वशिष्ठ ने पहले से ही कह दिया है और श्री राम के स्नेह और प्रेम के कारण वह भाव विभोर हो जाते हैं। अब इसका शिल्प सौंदर्य आप बताएंगे। शिल्प सौंदर्य में नीरज नयन नेह और मोर मुनिनाथ में अनुप्रास अलंकार है। नीरज नयन नेह जल में रूपक अलंकार है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद है। अब दूसरा आप देखेंगे, इसमें आशय स्पष्ट कीजिए। जनब अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिलपित भैल, सेहो मधुर बोल श्रोनहि, सुनर श्रुति पत परस न गैल। तो इन पंक्तियों में विद्यापति प्रेम में अतृप्ति के बारे में बताते हैं। सखी द्वारा प्रेम का अनुभव पूछने पर नायिका सखी को बताती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती चली आ रही हूँ, परंतु अभी भी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। प्रियतम के मधुर बोल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कभी सुना ही ना हो। रूप और वाणी की चिर नवीनता मुझे अतृप्त बनाए रखती है। निष्कर्ष यह है कि सच्चे प्रेम में अतृप्ति बनी रहती है। उसके बाद 12 मासा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचना पद्मावत से 12 मासा के अंश में
12 मासा के अंश में नायिका पर अघन मास और फागुन मास के प्रभाव का वर्णन किया गया है। अघन मास और फागुन मास में नागमती की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अघन मास में नायिका नागमती विरह अग्नि में जलती है और भंवरे और काग के समक्ष अपनी दशा का उल्लेख करती है। पूष मास में नायिका शीत के कारण कांपती प्रतीत होती है। शीत उसके शरीर को कपाता है तो विरह उसके हृदय को। इसमें चक्की और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। माघ महीने में जाड़े से हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। जाड़े में जो नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है। इसी तरह वर्षा का होना और पवन का बढ़ना नायिका के विरह को बढ़ा देता है। फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना यानी 4 गुना बढ़ा रहे हैं। सभी पाक खेलने में मस्त है, लेकिन नायिका विरह ताप के कारण संतप्त है। अब उसके बाद छठा प्रश्न आप देखेंगे। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, अपने द्वारा इस सत्र में पढ़ी किन्हीं 2 कविताओं में प्रयुक्त अलंकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप किसी भी 2 कविताओं में प्रयुक्त विभिन्न अलंकारों का वर्णन करेंगे और उनके महत्व को दिखाएंगे। दूसरा प्रश्न है, वियोग अवस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती है। गीतावली में संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो इसमें इसके उत्तर में आप बताएंगे कि सुख काल में सुखदायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी वियोग अवस्था में दुख का कारण बन जाती हैं। इसका कारण यह है कि हम उन चीजों को देखकर उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं। उनसे जुड़े व्यक्तियों का स्मरण हो जाता है। यह बात श्रृंगार और वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर भाव विभल हो जाती हैं और राम के शीघ्र लौटने की कामना करने लगती हैं। अब इसमें 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, जहां से कोई वापसी नहीं, पाठ के लिए दूसरा शीर्षक लिखें और इसे चुनने के लिए अपने तर्क दें। तो इसका उत्तर होगा कि जहां से कोई वापसी नहीं पाठ यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है, जहां अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। और जहां से कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पर अन्य शीर्षक जैसे क्या वे दिन लौट आएंगे या पुरानी वापसी आदि हम इसके शीर्षक का चयन कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी आप जो जैसे इसमें लघु कथाएं हैं, शेर, पहचान, 4 हाथ, साझा, इनमें से जो भी आप प्रभावी मानते हैं उसके बारे में कारण बताते हुए अपने विचार आपको प्रकट करने हैं। जैसे शेर लघु कथा में शेर को सत्य की व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है और सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक कि लोग उसके आज्ञा का पालन करते रहें। पहचान लघु कथा में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है जो बिना कुछ बोले और देखे आज्ञा का पालन करती है। 4 हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण का उजागर करती है। इसी तरह साझा लघु कथा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर होने की दशा को दिखाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, पारो और संभव में से आप किसके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं और क्यों। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर उस पात्र की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप जो है दूसरा देवदास कहानी के मुख्य पात्र पारो और संभव में से किसी एक पात्र के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाएंगे और उसकी मनस्थिति का वर्णन करेंगे। उसके बाद 8वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, व्यापार यहां भी था। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, व्यापार यहां भी था। इस कथन के माध्यम से दूसरा देवदास कहानी में हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। कि बाहर तो व्यापार चल ही रहा था, मनसा देवी के मंदिर के अंदर भी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लाल पीले धागे बिक रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहां से कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे, औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है, जहां से कोई वापसी नहीं। पाठ में लेखक ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। औद्योगिकीकरण के लिए लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई, उन्हें उजाड़ा गया, वहां के परिवेश को नष्ट कर दिया गया, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। नए उद्योगों के स्थापित होने से और उनसे निकलने वाले कचरे व अन्य पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और खतरा उत्पन्न हो रहा है। अब उसके बाद 9वां प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न इसमें है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से की है। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि लेखक विश्वनाथ ने मां और बत्तख को ममता के आधार पर समान दिखाया है। बत्तख अंडा देने के बाद पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बत्तखें अपने अंडों को सेती हैं। वे अपने पंख फुलाए उन्हें दुनिया की नजरों से छुपा कर रखती हैं। बत्तख बहुत कोमलता एवं सतर्कता से कार्य करते हैं। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे की देखभाल करती है। माँ भी बत्तख की तरह अपने बच्चों को अपनी आंचल की छाया में छिपा कर रखती है। दोनों को अपने बच्चों से लगाव होता है, इसीलिए दोनों की तुलना लेखक विश्वनाथ ने की है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा के में लोग ना प्यासे मरे ना भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी अपने नदी नाले तालाब संभाल कर रखो तो दुष्काल का साल मजे में निकल जाता है। लेकिन जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता है। लेखक को क्यों लगता है कि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो लेखक मालवा का उदाहरण देते हुए औद्योगिक विकास को उजाड़ की अपसभ्यता मान रहे हैं। लेखक को लगता है कि हम एक गलतफहमी के शिकार हैं। यह वास्तव में विकास न होकर हमें उजाड़ की ओर ले जा रही है। यह अपसभ्यता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपनाई जाने वाली सभ्यता हमें उजाड़कर मानव जाति और प्रकृति दोनों का विकास करने पर तुली है। उजाड़ की इस अपसभ्यता ने पर्यावरण असंतुलन पैदा कर दिया है, मौसम चक्र को बिगाड़ दिया है। फिर इसका तीसरा प्रश्न है, शरद में ही हर श्रृंगार फूलता है। पितरपक्ष यानी पितृपक्ष में मालिंदाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी आत्मकथा का वर्णन कर रही हैं और इस कथा के केंद्र में क्या है? तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि शरद में ही हार श्रृंगार फूलता है। पितृपक्ष यानी पितृपक्ष में मालिंदाई दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना तो है सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। शरद में हार श्रृंगार का खिलना, गांव की बोली और अन्य वनस्पतियों का वर्णन
लेखक विश्वनाथ द्वारा अपनी आत्मकथा बिस्कोहर की माटी के माध्यम से किया गया है। इस पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है, और एक पात्र विश्वनाथ, जो स्वयं लेखक विश्वनाथ है। गर्मी, वर्षा एवं शरद ऋतु में गांव में होने वाली परेशानियों का वर्णन भी लेखक ने किया है। पूरी रचना में लेखक ने अपने अनुभव और देखे गए प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो कि द्वितीय सत्र के लिए सीबीएसई द्वारा भेजा गया है। इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को आप बड़े ध्यान से इसके प्रश्नों को तैयार करेंगे। सारे प्रश्न, जो भी इसमें प्रश्न है, सभी प्रश्नों को अपने रजिस्टर में आपको हल करना है और साथ ही साथ परीक्षा के लिए तैयार करना है। यह एक तरह से परीक्षा का फॉर्मेट बताया गया है कि इसी तरह से आपका जो फाइनल पेपर हिंदी का आना है 40 नंबर का आएगा। तो इसकी आप तैयारी करेंगे और सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस प्रश्न पत्र को रजिस्टर में हल करने के साथ साथ याद करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।